हाय हेलो गुड इवनिंग। आज के लेक्चर में हम जानेंगे सिस्टमैटिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस के बारे में। सिस्टमैटिक लूपस क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, साइन सिम्टम क्या होते हैं, कॉजेटिव एजेंट क्या है, कैसे ये कॉज होता है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, देन इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, देन इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या है एंड नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम आज के लेक्चर में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ये क्या होता है, आपका हमारा ऑलरेडी टॉपिक चल रहा है अल्टर्ड इम्यून डिसऑर्डर, अल्टर्ड इम्यून सिस्टम, राइट। तो आपका अल्ट्रेशन इम्यून के अंदर ये आ जाता है, आपका ऑटोम्यून एक डिसऑर्डर होता है, ऑटोम्यून के अंदर आ जाता है। मल्टी सिस्टमिक आपका डिसऑर्डर हो सकता है, मल्टी आपके अलग अलग बॉडी के सिस्टम में उसमें ये भी अफेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली आपका किडनी हो गया, ठीक है, ये आपका अफेक्ट इसमें कर सकता है। और दूसरी बात आ जाती है 90% वुमन में होता है, कितना 90 पर मोर देन 90% केसेस ऑक्यूर इन वुमन, मोर देन 90%, 90% से भी ज़्यादा केसेस होते हैं वुमेन्स में। कौन सी महिला में, जो कि चाइल्ड बेयरिंग महिलाएं होती है ना, जिनके चाइल्ड बेयरिंग मीन्स जिनके बच्चे प्रेग्नेंट वगैरह हैं, है ना, या इनका छोटे बच्चे हैं, उन महिलाओं में ज़्यादा केसेस में देखने को मिलता है, राइट। चलिए तो आगे जान लेते हैं इसके पॉजिटिव एजेंट या रिस्क फैक्टर के बारे में। सबसे पहले आ जाता है आपका सनलाइट। तो इसमें होता है क्या है, आपका स्किन पर स्पेशली आपके फेस पर एक बटरफ्लाई लाइक का एक रेडनेस स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट। बटरफ्लाई के जैसा आपका यहाँ से शुरू होकर आपके पूरे चिक्स पर बायलेटरल रेडनेस आपको डॉट डॉट देखने को मिल जाएंगे, पूरा स्किन पे आपकी फेशियल पर आपके रेडनेस और स्वेलिंग आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोमेटोसिस, ओके। तो इसका कॉजेटिव एजेंट क्या हो सकता है, कैसे ये कॉज हो सकता है, क्या रीजन है कॉज होने का। तो सबसे पहले आता है आपका सनलाइट। सनलाइट आपके धूप की वजह से ये हो सकता है आपको। सेकंड आता है इन्फेक्शन, किसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, राइट। फर्स्ट है आपका सनलाइट, सेकंड इन्फेक्शन, कोई भी आपको इन्फेक्शन हुआ है, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, केमिकल बायोलॉजिकल, उसकी वजह से भी आपको कॉज हो सकता है। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है मेडिकेशन, कुछ आपने मेडिकेशन ली हो या कुछ आपने से टॉपिकल कुछ यूज किया हो, है ना, ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम वगैरह हो गया, तो उसकी वजह से भी, कॉस्मेटिक की वजह से भी ये हो सकता है। एज 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 भी इसमें आपका अफेक्ट करता है, किस एज ग्रुप में आप हो, है ना, तो एज ग्रुप में भी इसमें आपको देखने को मिलता है। फिर रेस, रेस मतलब आपके इथनिसिटी ग्रुप कौन सा है, आप अफ्रीकन हो, नाइजीरियन हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, तो इसके ऊपर भी अलग अलग आपका डिपेंड करता है आप किस एज ग्रुप से हो, सॉरी आप किस रेस के हो, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका पॉजिटिव फैक्टर हो गया, कॉजेस हो गए। अब इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज दैट 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 अफेक्ट ऑलमोस्ट एनी ऑर्गन सिस्टम although it mainly involve स्किन, जॉइंट, किडनी, ब्लड सेल्स एंड नर्वस सिस्टम। ये क्या होती है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज है, और इसमें आपके अलग अलग ऑल्सो आपके कोई भी बॉडी का सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है ना, पर ज़्यादातर जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो किसका होता है, स्किन का, जॉइंट का, किडनी का और ब्लड सेल्स एंड नर्वस सिस्टम का। वैसे तो कोई भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गन, कोई भी सिस्टम का डैमेज कर सकता है, पर जो मैक्सिमम केस हमको देखने को मिलते हैं वो किसमें मिलता है, स्किन में, जॉइंट में, किडनी में एंड नर्वस सिस्टम और ब्लड सेल्स के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या सिम्टम होते हैं, अल्सर, म्यूकोक्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट, अल्सर होता है और आपकी जो म्यूकस और क्यूटेनियस होती है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। प्रोटीन यूरिया, आपका जो रीनल का सिस्टम है उसमें क्या क्या मिलेगा आपको, प्रोटीन यूरिया, मतलब आपके यूरिन के साथ प्रोटीन का एक्सक्रीट आउट होना, इट इज नोन एज द प्रोटीन यूरिया। यूरिनरी और सेल्यूलर कास्ट, आपके जो यूरिन है उसमें क्या होगा, कास्ट सेल्स का फॉर्मेशन होगा, कास्ट सेल का आपका एक्सक्रीशन होगा। जब आप यूरिन देखोगे माइक्रोस्कोप में, नॉर्मल विजिबल, नॉर्मल आइज से भी देखोगे तो आपको कास्ट सेल उसमें विजिबल दिखाई देंगे। फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है, ब्लड वेसल्स का आपका जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है वो भी इसमें हो सकता है। फिर हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक आपको हीमोग्लोबिन कम होने वाला जो एनीमिया है वो भी आपको हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी, हीमोलाइटिक एनीमिया भी हो सकता है। फीवर भी हो सकता है साइन एंड सिम्टम। और लिम्फेडेनोपैथी, आपका जो लिम्फ नोड है उसमें आपका स्वेलिंग हो सकता है, उसका आपका लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट भी हो सकता है।
तो ये हमने साइन सिम्टम के बारे में देखा, जिसमें हमने देखा अल्सर म्यूकोक्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट, अल्सर हो रहा है, इसमें आपका म्यूकस और क्यूटेनियस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। प्रोटीनूरिया, यूरिन के साथ आपका प्रोटीन का एक्सक्रीशन होना, यूरिन विद प्रोटीन होना। यूरिनरी सेल्यूलर कास्ट, आपकी यूरिन में सेल्यूलर कास्ट का फॉर्मेशन भी हो सकता है, एक्सक्रीशन भी उसका हो सकता है, सॉरी। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी आपको हो सकता है, ब्लड वेसल्स वगैरह इन्फ्लेड हो सकती हैं आपकी, जिसकी वजह से रेडनेस भी आपको हो सकती है। स्पेशली देखा होगा आप आईसीयू में जॉब करते तो पेशेंट को जब हम इंट्राकैथ वगैरह लगाते तब भी हो जाता है ना। फिर थ्रोम्बो हिमोलाइटिक एनीमिया, पेशेंट को हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है। फीवर हो सकता है, लिम्फोडेनोपैथी भी हो सकता है, आपके जो लिम्फ नोड है उसमें स्वेलिंग भी आ सकती है, उसका साइज एनलार्जमेंट भी हो सकता है, राइट। तो इतना यू गोट इट, राइट, अंडरस्टूड, इतना आपको समझ आया होगा। देन वी आर डिस्कस अबाउट द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, है ना। तो और जैसे आप लेबोरेटरी में करोगे तो आप क्या क्या चीजें देखोगे, प्रैक्टिस एसेंशियल, मेलर रेस, स्किन पे आपके जो रेसेस आ जाते हैं, मेलर रेस के बारे में देखोगे। अल्सर म्यूको क्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट, किडनी इन्वॉल्वमेंट, सीजर, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हिमोलाइटिक एनीमिया, फीवर, इसमें भी ऑलमोस्ट आपका सेमी है। फिर हम देख लेते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में क्या होता है, सीबीसी कराना है आपको, कैसे आप इसको डायग्नोस करोगे। तो सबसे पहले क्या, कौन सा टेस्ट होगा आपका, सीबीसी करा सकते हो, सीरम क्रिएटिनिन करा सकते हो, यूरिन माइक्रोस्कोपी करा लोगे, ईएसआर, है ना, ईएसआर विद सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, और एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। फिर कंपोनेंट लेवल करा सकते हो, एलएफटी, आरएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, क्रिएटिन काइनेस ऐसे। ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट दूसरा कौन सा करा सकते हो, ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट। इमेजिंग में, रेडियोग्राफी में कौन सा आप टेस्ट करा सकते हो, जॉइंट रेडियोग्राफी, आपका जिस जॉइंट पर ज्यादा अफेक्ट कर रहा है वहां का जॉइंट का रेडियोग्राफी करा सकते हो, सीटी स्कैन करा सकते हो चेस्ट का, इको करा सकते हो, एमआरआई करा सकते हो। और फिर प्रोसीजर कौन कौन सी कर सकते हो, आर्थ्रोसेंटेसिस, लंबर पंचर, और किडनी बायोप्सी। कौन कौन सी, आर्थ्रोसेंटोसिस, किडनी बायोप्सी एंड लंबर पंचर। ये हमारा होगा डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के अंदर। ये सारे डायग्नोसिस हम कर सकते हैं एज पर द कंडीशन, पेशेंट का कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग देखते हुए हम ये डायग्नोसिस परफॉर्म कर सकते हैं एज पर सिचुएशन, एज पर कंडीशन, पेशेंट का सीवियरिटी क्या है, प्रायोरिटी क्या है, क्या सिम्टम के बेस पर कौन सा टेस्ट हमको कराना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम करा सकते हैं, ठीक है। फिर मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा आपका, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या देखोगे, एंटी मलेरियल, एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरोक्विन, एंटी मलेरियल ड्रग दे सकते हो, इसमें आ जाती है आपकी हाइड्रोक्लोरोक्विन 60 mg और 120 mg की आपकी इसमें आती है। तो बीडी आप दे सकते हो 60 mg या 120 mg, आप ओडी भी दे सकते हो एज पर कंडीशन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हो जिसमें आपका मिथाइल प्रेडनिसोलोन और प्रेडनिसोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन और प्रेडनिसोन जो टैबलेट आती है शॉर्ट टर्म के लिए देना है, कम एमजी का टैबलेट देना है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। नॉन बायोलॉजिक में डीएमआरडीएस, इसमें आ जाएगा आपका साइक्लोफॉस्फेमाइड, मीथोट्रीजेड, एजाथिप्राइन और माइक्लोफेंटेनॉल एंड साइक्लोस्पोरिन दे सकते हो और साइक्लोफॉस्फेमाइड दे सकते हो, मीथोट्रेक्सेट दे सकते हो आप पेशेंट को, और माइक्लोफेनिलेट भी आप दे सकते हो, ठीक है। ये आ जाता है आपका नॉन बायोलॉजिकल। फिर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में कौन कौन सी आती है आपकी, इबुप्रोफेन, नेप्रोजेन और डाइक्लोफेनेक, ठीक है। इधर का हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं, चलिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटी मलेरियल दे सकते हो, फर्स्ट मैनेजमेंट आपका कौन सा, एंटी मलेरियल,
एंटी मलेरियल दे सकते हो। इसमें आ जाता है आपका हाइड्रोक्लोरोक्विन। ठीक है, दूसरी आती कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में कौन कौन सी दे सकते हैं आप? क्लोरोक्विनोन, सॉरी प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देना है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देना है, शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड करना है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी में दे सकते हो इबुप्रोफेन, नेप्रोजेन और डाइक्लोफेनेक। नॉन एंटी इन्फ्लेमेटरी NADS में, NAIDS में इबुप्रोफेन, डाइक्लो, इबुप्रोफेन, डाइक्लो, नेप्रोजेन। ये टैबलेट आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, राइट। फिर बायोलॉजिकल में दे सकते हो आप डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग, जिसमें आ जाती है आपकी रितुचिमैब, बेलीमूमेब। रितुमीविचेब और बेलीमूवेब। ये ड्रग आप दे सकते हो। फिर आ जाता है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग का क्या क्या रोल हो सकता है डिसीज को क्यूर करने के लिए, डिसीज को प्रिवेंट या हेल्थ एजुकेशन मरीज को देने के लिए। तो फर्स्ट इंप्रूविंग स्किन इंटीग्रिटी, स्किन की इंटीग्रिटी है उसको आपको इम्प्रूव करना है, स्किन की कंडीशन को इम्प्रूव करना है। उसके लिए आप पेशेंट को क्या क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हो, क्या दे रहे हो, वो आपको ध्यान में रखना है। फिर आ जाता है आपका मैनेजिंग एक्यूट पेन एंड प्रोवाइडिंग रिलीफ एंड कंफर्ट। दूसरा क्या करना है आपको, पेन को मैनेज करने के लिए मेडिसिन देना है, कंफर्ट प्रोवाइड करना है पेशेंट को, पेशेंट का डिस्कम्फर्ट को आपको रिलीफ करना है, राइट। देन डिक्रीज फटिग, और डिक्रीज फटिग, उसकी फटिग जो भी थकान है, जनरल मैलेज है, उसको कम करने के लिए आपको कंफर्टेबल पोजीशन देना है, उसको कंफर्ट प्रोवाइड करना है। देन इनिशिएट पेशेंट एजुकेशन एंड हेल्थ टीचिंग, पेशेंट को आपको हेल्थ एजुकेशन वगैरह देना है, कैसे वो इसको मैनेज कर सकते हैं, डिसीज़ क्या होती है, किस तरीके से वो इसको अवॉइड कर सकते हैं, किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको एजुकेशन देना है। एडमिनिस्टर मेडिकेशन एंड प्रोवाइड फार्माकोलॉजिकल सपोर्ट, मेडिसिन आपको जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की वो आपको प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्टर करना है, टाइम टू टाइम डोजेस के अकॉर्डिंग देख के, और पेशेंट को भी इनटेक करने के लिए आपको गाइड करना है किस तरीके से वो मेडिसिन वगैरह पेशेंट को इनटेक करना है, कैसे पेशेंट मेडिसिन ले सकता है। इनिशिएट पेशेंट एजुकेशन एंड हेल्थ टीचिंग, पेशेंट को हेल्थ टीचिंग देना है, एजुकेशन देना है। मॉनिटर रिजल्ट ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी प्रोसीजर, जो भी आपने लेबोरेटरी प्रोसीजर वगैरह कराया है उनके रिजल्ट को आपको मॉनिटर करना है, उनका रिजल्ट कितना इफेक्टिव है, आपका फार्माकोलॉजिकल जो आपका ट्रीटमेंट आपने प्लान किया था वो कितना इफेक्टिव है, कितना आपका इफेक्टिव नहीं है, उसके बारे में भी आपको पेशेंट को मतलब एनालाइज करना है और पेशेंट को भी एजुकेशन देना है ना। तो बस आज के लेक्चर में इतने ही, और देखते हैं आज हमने क्या क्या समझा।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। ये आपका एक ऑटोइम्यून डिसीज है और अल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर ही आती है। मल्टी सिस्टमेटिक डिसीज है जिसमें कि आपके फेस पर एक बटरफ्लाई लाइक आपका रेडनेस हो जाती है, आपके पेचेस अपीयर होते हैं, इसको हम बोलते हैं। और ये मोर कॉमन होता है वुमन में, 90% होता है आपके वुमन में, मोर देन 90% किसमें होता है, वुमन में। और स्पेशली ये चाइल्ड बेयरिंग जो लेडी होती है उनमें होता है, राइट। कॉजेस इसके क्या है, सनलाइट हो गया, इन्फेक्शन हो गया, मेडिकेशन हो गया, एज हो गया, रेस और इथनिसिटी ग्रुप वगैरह। साइन एंड सिम्टम में हमने देखा सीजर, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हिमोलाइटिक एनीमिया, फीवर, लिम्फेडेनोपैथी, रेडनेस, स्वेलिंग, इसके बारे में हमने देखा है ना। रेसेस, फीवर और किडनी का इन्वॉल्वमेंट है तो प्रोटीन यूरिया और सेल्यूलर कास्ट फॉर्मेशन। और टेस्ट हमने देखा सीबीसी, सीआरपी और सीरम क्रिएटिनिन लेवल वगैरह, ये आप करा सकते हो, सीआरपी करा सकते हो, तो एलएफटी आरएफटी भी आप परफॉर्म करा सकते हो, ठीक है। फिर रेडियोग्राफी हमने देखा, सीटी स्कैन, एमआरआई आप करा सकते हो। और देन मैनेजमेंट में हमने देखा एंटी मलेरियल दे सकते हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हो आप, और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी NSAIDs भी आप दे सकते हो, राइट। तो बाकी नर्सिंग मैनेजमेंट अभी बता ही दिया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।